चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों पहले परमुटेशन है तो पहले परमुटेशंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था बच्चों, परमुटेशन क्या होता है, हमने मीनिंग बताया था एग्जांपल्स लेकर कुछ कि परमुटेशन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, सेलेक्टिंग वेज की कितने तरीके से किसी भी काम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने पढ़ा था कि अगर किसी काम को, किसी वर्क को कोई पर्सन एम तरीके से कर रहा है और कोई कोई पर्सन एन तरीके से कर रहा है, अब कोई और आ गया वो आर तरीके से कर रहा है, मतलब एक काम को अलग अलग तरीके से अगर किया जा रहा है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ वेज उस काम को कंप्लीट करने का क्या होता है, जितने भी डिस्टिंक्ट वेज हैं उन सभी का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे कल मैंने बताया था कि 2 डिजिट के लॉक को अगर आपको ओपन करना है और दोनों में नंबर ही रहेगा, तो टोटल 0 to 9 के बीच में 10 पॉसिबिलिटीज होती है। तो पहले प्लेस पे 10 पॉसिबिलिटीज और दूसरे प्लेस पे भी टोटल 10 पॉसिबिलिटीज, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ पे, टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जिससे हम लॉक को ओपन कर सकते हैं। 100 डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज होगी और 100 में से एक वे ऐसा जरूर होगा जिससे वो लॉक ओपन हो जाएगा। तो ये हमने बताया था कि नहीं बच्चों? आइए अब आते हैं आज एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं, उसके क्वेश्चंस लेते हैं, फिर परमुटेशन की डेफिनेशन आगे चलकर डिस्कस करेंगे बच्चों। पहले तो एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 देखिएगा क्या है क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। 3 डिजिट का नंबर हम लोगों को फॉर्म करना है, पहला ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। एज्यूमिंग दैट, दो कंडीशन बच्चों दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है रिपीटिशन अलाउ है और एक बार दिया हुआ है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, एक बार रिपीटिशन अलाउड है और एक बार रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट तब आप आंसर बताइए व्हेनेवर रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, और सेकंड आपको तब आंसर निकालना है व्हेनेवर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड ना हो। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल ये 5 नंबर्स आपके पास हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर्स आप बना सकते हो। अब दो सिचुएशन बनती है, या तो अब नंबर ऐसे भी तो बन सकते हैं, मतलब कोई एक डिजिट ले ले उसको 3 बार रिपीट कर दे, जैसे हमने ले लिया 4 4 4। तो पहला केस ये बोला जा रहा है कि आप डिजिट को रिपीट भी कर सकते हो, तब आप बताओ कि टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं 3 डिजिट के। और दूसरा कंडीशन ये है अगर नंबर को रिपीट ना किया जाए, मतलब कोई भी नंबर एक से अधिक बार ना आए, तो कितने नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के। तो कोई बताएगा पहले सोल्यूशन में? केस फर्स्ट, when repetition is allowed। हाँ हर्षित क्या बोले थे तुम अभी? 10, अच्छा तुम बोले 10⁻3, क्यों? 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? आप 0 to 9 क्यों ले रहे हो? 0 to 9 लोगे तब ना 10 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे मैं इन, हाँ यस, 5⁻3, पहले प्लेस पे 5 पॉसिबिलिटीज, मतलब पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है, यानी पहले प्लेस के लिए 5 ऑप्शन है, दूसरे प्लेस के लिए भी 5 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो डिजिट यहाँ पे लिख चुके हो वो भी यहाँ पे आ सकता है, और तीसरे केस के लिए भी 5 ऑप्शन है। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5⁻3 यानी कि 125 3 डिजिट नंबर बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउड हो। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इन नंबर से 3 डिजिट के 125 नंबर्स बनेंगे। सेकंड बताओ जरा, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कोई बताए? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब इन नंबर से 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे बताइए।
15 कैसे? देखो यहां पर है क्या, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देखो हम बता रहे हैं कैसे होगा। आंसर 15 नहीं होगा, आंसर होगा इसका 60। कैसे होगा वो देखना। व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, बताइए पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने कौन 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। पहले प्लेस पे कोई भी आ सकता है कि नहीं, इन पांचों में से कोई भी नंबर। इसका मतलब पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज है किसी भी नंबर आने की, 5। यानी पहले प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हो, 5 तरीके से। मतलब या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। अब दूसरे प्लेस को बताइए, पहला प्लेस आपने फिल कर लिया, इन पांचों में से कोई एक डिजिट यहां पर आ चुकी है। अब बताइए दूसरे प्लेस को भरने के लिए कितने नंबर हमारे पास हैं, 4। ठीक। अब आपने क्या किया, इन पांचों में से 2 नंबर आप फिल कर चुके हो, कोई भी 2 नंबर फिल कर चुके हो। अब बचा तीसरा प्लेस, और तीसरे प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने नंबर बचे होंगे, 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? तो आया समझ में कि नहीं? ये हो गया व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, तब 125 नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 3 डिजिट के 60 नंबर्स बनेंगे। आया समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समझिएगा। देखिए इसमें स्टेप्स ज्यादा नहीं है, इसमें कोई बहुत ना कोई फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एनपीआर एनसीआर के दो ही फार्मूले हैं यहाँ पे, आगे चलकर मिलेंगे। और ज्यादातर आपको कॉन्सेप्ट समझ के ही आप आंसर निकाल पाओगे बच्चों, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना यानी कि वर्डिंग समझ के आपको आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। चलिए ये तो आसान है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6, और बोला जा रहा है कितने 3 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो। कंडीशन दिया हुआ है, रिपीटेशन अलाउड है। सॉरी, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, हाँ क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, मतलब 3 डिजिट नंबर भी हो इवन भी हो, और रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक नंबर तीनों बार आ सकता है। तो चलिए जरा बताइए। अच्छा ये बताइए बच्चों, कोई भी नंबर इवन नंबर कब होगा? मान लो 3 डिजिट का हमने ये 3 प्लेस बनाया हुआ है, एक प्लेस ये है, दूसरा प्लेस ये है, तीसरा प्लेस ये। आप कब कहोगे कि, और ध्यान रखिएगा हमको, हमारे पास यही ऑप्शंस हैं, इन्हीं को हमें इन्हीं में से फिल करना है नंबर। कोई भी नंबर इवन कब होगा? जब लास्ट में 3 पॉसिबिलिटी, हाँ अब यहां से देखो, अभी ठीक है 0 या 2 वो तो ठीक है, अगर यहां से लास्ट में या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो, इस नंबर को देखो 1 से लेके 6 तक, अगर जो 3 डिजिट का नंबर है उसके लास्ट में या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो, इन तीनों में से कोई भी नंबर अगर लास्ट प्लेस पे हुआ तो वो नंबर इवन होगा या नहीं? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि लास्ट प्लेस को भरने की कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्यों? अच्छा ये बताइए, क्या आप यहाँ पे 1 3 या 5 लिखोगे तो तब ये 3 डिजिट का नंबर कभी इवन हो पाएगा? ना तो 1 पे होगा, ना तो 3 पे होगा, ना तो 5 पे होगा। तो यहां पर इवन नंबर, ये 3 डिजिट नंबर इवन कब होगा? जब उसकी लास्ट एंट्री या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने ऑप्शंस हैं टोटल? 1 2 3। तो यहाँ पे इसलिए हमने कितने ऑप्शंस लिखा? 3 ऑप्शंस टोटल है थर्ड प्लेस को भरने के लिए। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके, अब आप आइए फर्स्ट प्लेस पे वापस आइए। अब बताइए फर्स्ट प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने 1 भी भर सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी, 5 भी और 6 भी। फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शंस आपके पास हैं?
6। ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। मतलब अगर आप देखो, अगर मान लो लास्ट में यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी 2 आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बोला जा रहा है डिजिट रिपीट हो सकती है। इसी तरह से बताइए सेकेंड प्लेस को भरने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 हमारे पास, यानी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कितना आ गया? 6 6 जा 36, 3 जा 108, यानी कि 1 to 6 नंबर से 3 डिजिट के कितने इवन नंबर बनेंगे? 108 व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप समझ रहे हो वैसे लिखना भी है, कोई लिखने का बहुत ज्यादा वो भी नहीं है कि हाँ वर्डिंग जैसे आप समझ रहे हो वैसे ही आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टू फिलिंग द थर्ड प्लेस, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन से टोटल नंबर ऑफ ways to filling the second place is 6, total number of ways to fill the first place is 6. Therefore by fundamental principle of counting, the total number of ways to find out 3 digit even number when repetition is allowed is 6 into 6 into 3 which is 108। बस इतना अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो हम बोल रहे एग्जैक्टली वही लिखो। इसीलिए मैं यहाँ पे वर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ, और बहुत ज्यादा मायने भी नहीं रखते, मायने ये चीजें रखते हैं। आप इतना भी रख के दे दोगे नंबर तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों बोला जा रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 1 2 3 4 कितने बोला जा रहा है? हाउ मेनी 4 लेटर कोड, मतलब 4 लेटर कोड बनाना है, जैसे ABCD हो गया या EFGH हो गया। 4 प्लेसेस पे लेटर कोड रखना है। 4 लेटर कोड आपको बनाना है, और किन से बनाना है? फर्स्ट 10 अल्फाबेट से, फर्स्ट 10 अल्फाबेट से, यानी ABCDEFGHIJ। इतने से आपको इन 10 में से कोई को 4 यहां पर लिखना है। कंडीशन ये है कि जो अल्फाबेट या जो लेटर आपने एक जगह पे रख दिया उसको आपको दोबारा नहीं रखना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब बताइए कि पहले प्लेस को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, मतलब पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, बताइए। वेरी गुड। इसी तरह से दूसरे प्लेस को भरने के लिए अब कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 9, क्योंकि एक आप भर चुके हो। तीसरे को बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दो तो 90 इंटू 72 सॉरी 56, तो ये हो जाएगा 0, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, यस 5040, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? लगाओगे बच्चों तो आएगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा, ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? 5 डिजिट्स का टेलीफोन नंबर है, ठीक, 5 डिजिट्स का टेलीफोन नंबर है, और इसमें जो डिजिट्स आएंगी वो 0 से 9 के बीच में रहेंगी। और आगे क्या बोला जा रहा है? इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 6 7, मतलब जितने भी फोन नंबर्स होंगे, टेलीफोन नंबर्स होंगे 5 डिजिट के, उनकी स्टार्टिंग की 2 डिजिट फिक्स हो गई है। क्या स्टार्टिंग की 2 डिजिट किससे रहेगी? स्टार्टिंग की 2 डिजिट 6 और 7 रहेगी। स्टार्टिंग 2 डिजिट 6 and 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी 6 7 यहाँ पर आ चुका है। अब बच्चों दोबारा ना तो 6 आने वाला है आगे के प्लेसेस पे, ना तो 7 आने वाला है। अब बताइए, 2 प्लेस तो भरे हुए हैं, उनसे हमको कोई मतलब भी नहीं है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार्टिंग की 2 डिजिट 6 7 ही रहेगी। अब बताइए यहाँ पर थर्ड प्लेस को भरने के लिए कितने वेज हैं आपके पास, कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? यस 7 नहीं 8,
क्योंकि 0 से 9 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं कि नहीं। तो दो दो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो यानी 8 ऑप्शंस होंगे थर्ड प्लेस को भरने के लिए। अच्छा, फोर्थ प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, 7। और इसी तरह से लास्ट प्लेस को भरने के लिए 6। अब बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यानी टोटल कितने 5 डिजिट के फोन नंबर्स बनेंगे। तो क्या निकाल, किसका मल्टीप्लाई करें, इन पांचों का करें कि इन 3 का करें। यस यस, 6 7 हमारे लिए फिक्स है, ये पॉसिबिलिटीज थोड़ी है, ये तो डिजिट है, ये फिक्स है। ये 8 7 6 क्या है, ये सब ऑप्शंस हैं, 8 पॉसिबिलिटीज है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 इंटू 42, तो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। ये हो जाएगा आंसर। 336 फोन नंबर्स मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर बनेंगे जिनमें स्टार्टिंग में 6 7 हो। आया समझ कि नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉइन है, उसको 3 बार उछाला जा रहा है, 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। अच्छा बच्चों ये बताइए, एक कॉइन है, एक सिक्के को आप उछालते हो, कितनी बार उछालना है, 3 बार। 3 बार उछालना है, मान लो ये पहली बार हमने उछाला, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, आउटकम्स। नहीं नहीं, एक सिक्के को एक बार अगर उछालोगे तो आउटकम क्या आ सकता है, या 2 पॉसिबिलिटीज, यस, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह से दोबारा उछालोगे तो दोबारा भी यही पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो हेड या तो टेल। तीसरी बार उछालोगे तो भी यही पॉसिबिलिटीज रहेगी, या तो हेड या तो टेल, यानी तीनों ही केस में 2 पॉसिबिलिटीज रहेगी। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक सिक्के को 3 बार उछालते हो तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, ओके। इसका 7.1 का एनसीईआरटी का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, आप और भी क्वेश्चंस लगाइएगा, रेफरेंस वगैरह में होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। अभी तो इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन 7.1 का। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? देखिए बच्चों, हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं और पांचों के पांचों जो फ्लैग्स हैं बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। कोई 2 फ्लैग सेम कलर का नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। और बोला क्या दे रहा है, इन फ्लैग से हमें क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है। क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है। सिग्नल बनाने के लिए कितने फ्लैग की जरूरत पड़ती है, बोला जा रहा है 2 फ्लैग की। कितने फ्लैग की जरूरत पड़ती है, 2 फ्लैग की। दोनों फ्लैग के एक दूसरे के ऊपर या नीचे हैं, ऐसे मान लो ये पहला फ्लैग है तो ये दूसरा फ्लैग है। तो बोला क्या जा रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated? यानी इस तरह के, यानी 2 कलर के कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं if each signal requires the use of 2 flags? हर एक सिग्नल के बनाने के लिए कितने फ्लैग की जरूरत पड़ती है, 2 फ्लैग की, वन बिलो दी अदर। कहने का मतलब ये है, पांचों के पांचों फ्लैग डिफरेंट कलर के हैं। तो ये बताइए, एक सिग्नल बनाने के लिए 2 फ्लैग की जरूरत पड़ती है। तो जब 2 फ्लैग की जरूरत पड़ती है तो डिफरेंट डिफरेंट हमको फ्लैग कैसे बनेगा, कलर से ही तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स बनेंगे। एक बार आपने मान लीजिए रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन ले लिया, एक बार आपने रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन ले लिया, एक बार आपने ब्लू ग्रीन का ले लिया, ऐसे करके मतलब अगर आपके पास 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं और 2 कलर मिला के आपको सिग्नल बनाना है, तो ये बताइए 2 कलर को मिला के आपको सिग्नल बनाना है, तो पहले प्लेस पे कितने कलर के फ्लैग आपके पास पॉसिबिलिटीज है। कोई भी फ्लैग आप ले सकते हो, पहला वाला फ्लैग। लेकिन जो दूसरा फ्लैग है उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास है, 4 है कि नहीं। क्योंकि अगर आप दूसरे प्लेस के लिए भी 5 लोगे तो रिपीट हो जाएगा, और अब आपके पास 2 फ्लैग सेम कलर के नहीं है, 5 फ्लैग हैं, पांचों अलग अलग कलर के हैं।
तो पहले प्लेस के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी है? 5। पहले प्लेस पर आप कोई भी फ्लैग ले सकते हो, लेकिन उसके नीचे जो फ्लैग आएगा उसके लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4 पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक फ्लैग तो आप ऑलरेडी लगा ही लिए हो। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने डिफरेंट सिग्नल्स बनेंगे? 20। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप 5 कलर लेके 2-2 कलर का कॉम्बिनेशन लेके देख लो। टोटल 20 सिग्नल्स बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिनमें कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, तो बच्चों यहां से 7.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। अभी आपने जो भी पढ़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा। अब बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं परमुटेशन की। अभी तक परमुटेशन की डेफिनेशन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो परमुटेशन होता क्या है, डेफिनेशन उसकी सबसे पहले देख लीजिए और फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। परमुटेशन की डेफिनेशन बच्चों क्या है? अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है डेफिनेशन? अ परमुटेशन is an arrangement a permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. Taken some or all at a time. Okay. It is denoted by NPR। ये ऊपर लिखा हुआ है और R इसके सबस्क्रिप्ट में है, मतलब नीचे लिखा हुआ। ऐसे लिखते हैं NPR, वेयर P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। जहां पर P क्या होता है? परमुटेशन होता है बच्चों। N क्या होता है? N टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जितने होते हैं। और R क्या है? R वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। R क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। R क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने आपने एक बार में लिया है, या तो सभी लिया है या तो उसके कुछ पार्ट्स लिए। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो रहे हैं। तो NPR से डिनोट करते हैं। और किसी भी इवेंट का अगर आपको परमुटेशन निकालना है यानी पॉसिबिलिटीज निकालनी है तो NPR का ये फार्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या है मैं आगे इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिलहाल अभी बस देख लीजिए कि ये फार्मूला है क्या। अभी आगे चलकर आप, जैसे कल हम लोग निकाल रहे थे नंबर ऑफ वेज निकाल लेते ना, तो जैसे मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, प्रेसिडेंट आए हुए हैं, CJI आए हुए हैं, तो टोटल उनको हम 6 तरीके से बैठा सकते हैं। ये तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकाला था। आगे चलकर इस फार्मूले से ही इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बस आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फैक्टोरियल क्या होता है वो मैं समझाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये जो लिखा हुआ है उसको मैं और आसानी से एक्सप्लेन करता हूं। ये तो केवल अभी डेफिनेशन आपने देखा। अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। ओके बच्चों, मैं एक एक्टिविटी से समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। मैं यहाँ पर 3 बुक ले रहा हूं बच्चों, 2 फिजिक्स की है मेरे पास, एक मैथमेटिक्स की है। ओके, कितनी बुक्स हैं सभी को दिखाई दे रही हैं? बोलिए कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स हैं। अब बच्चों मैंने आपसे कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी 2 को उठाओ, किसी भी 2 बुक को उठाओ, तो आप कौन सी कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो आप ऊपर की दोनों उठा सकते हो, या तो आप नीचे की दोनों उठा सकते हो, या
आप ऊपर की एक और नीचे की एक, इतना उठा सकते हो कि नहीं? बताइए, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेगी कि नहीं? मैंने क्या कहा आपसे कि इन तीनों में से कोई दो बुक उठाइए, इन तीनों में से कोई दो बुक उठाइए, तो आप या तो ऊपर की दो उठा सकते हो, या तो नीचे की दो उठा सकते हो, या एक ऊपर की एक नीचे की उठा सकते हो। ओके, अब इसमें है क्या बच्चों, देखिएगा अभी ध्यान से। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा लिखने जा रहा हूं। हालांकि मेरे पास दो फिजिक्स और एक मैथ की बुक थी, बट मान लीजिए कि फिजिक्स की दो नहीं थी, एक केमिस्ट्री की थी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब देखिएगा, सब मेरे पास मान लीजिए एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ की बुक थी, ठीक। मैंने आपसे कहा कि दो बुक को उठाइए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? आपने पहले इसको, हो सकता है आपने ये उठाया हो, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री उठाया हो सकता है फिर आपने इसको चुना हो, यानी केमिस्ट्री और मैथ वाला दोनों बुक उठाया हो, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, हो सकता है आपने फिजिक्स और मैथ को उठाया हो। यही तीन पॉसिबिलिटी सभी आप लोग बता रहे थे कि नहीं? अब बच्चों होता क्या है, यहां पर देखिए बहुत माइनर डिफरेंस है बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर या व्यू आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखिए, अच्छा मैंने कहा आप दो बुक उठाइए, मैंने कहा आप दो बुक उठाइए, आपने ऊपर की दोनों उठा ली, लेकिन ये बताइए, जैसे ऊपर की दो बुक मान लीजिए आपने ऐसे करके, ये दो बुक ऊपर की दो बुक थी आपने उठा ली, मान लो एक फिजिक्स है एक केमिस्ट्री है। अब किसी ने ऐसे किया कि अब जरूरी थोड़ी है कि ये यही बुक ऊपर रहे, आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि इसको ऊपर कर लो, इसको नीचे कर लो। कहने का मतलब ये है कि जिन दो बुक को आप बच्चों उठा रहे हो, उसका इंटरनल ऑर्डरिंग भी यहाँ पे काउंट होता है। कैसे? जैसे ये आप फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखे हो, तो इसको हम केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे भी लिख सकते कि नहीं? इसी तरह से जैसे आप केमिस्ट्री और मैथ ले रहे हो, इसको मैथ और केमिस्ट्री लिख सकते हैं, इसको मैथ और फिजिक्स लिख सकते हैं। अब आप बताइए, आपके पास तीन टोटल ऑप्शंस थे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो मैं अभी एनपीआर का फार्मूला बताया था उसी को रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। एनपीआर का फार्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बच्चों आपके पास कि एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। कितने ऑप्शंस आपके पास हैं? 3। या तो फिजिक्स उठाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही तो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल। पी का मतलब आप पी ऐसे लिखे रहने दो। आर का मतलब क्या होता है? आर क्या है? अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो आपने एक बार में कितने ऑब्जेक्ट्स को उठाया है? दो ऑब्जेक्ट को, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। अब हमें 3p2 की वैल्यू निकालनी है। इस फार्मूले से देखिए क्या होगा, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करके आंसर बता रहा हूं थोड़ी देर में। फिलहाल अगर मैं अभी परमुटेशन अगर आप ना पढ़े होते और ऐसे पूछता, तो आप आंसर क्या बताते? 6 आंसर बताते कि नहीं? कि तीन बुक में से दो बुक को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है टोटल? हमारे पास 6 ऑप्शन हैं, जो कि आपके सामने सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिखे हुए। लिखेंगे नहीं? अब देखिए बच्चों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपने परमुटेशन में क्या किया? इंटरनल ऑर्डरिंग भी ली, मतलब पहले तो आपने दो बुक उठा लिया और फिर उस दो बुक की भी ऑर्डरिंग आपने की। पहले तो आपने मान लो ये दो बुक उठाया, ये दो बुक उठाया, फिर उसकी भी ऑर्डरिंग आपने देखी। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि हाँ ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, यानी उसकी भी इंटरनल ऑर्डरिंग आपने की। कॉम्बिनेशन में बच्चों ऐसा नहीं होता है। कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पे पूछा जाए इसका परमुटेशन क्या है तो आप 6 बोलोगे, और पूछा जाए इसका कॉम्बिनेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। मतलब दो बुक चुननी है आपने, दो बुक यहां से सिलेक्ट कर ली, फिर उसकी इंटरनल ऑर्डरिंग से हमको कोई मतलब नहीं है। यानी जो ऊपर का 3 ब्लॉक आप देख रहे हो, ये जैसे आपने सिलेक्ट किया, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो केमिस्ट्री मैथ, या तो फिजिक्स मैथ, ये तीन पॉसिबिलिटीज जो है बच्चों, अगर केवल इन तीनों को लिखोगे तो यही तीनों पॉसिबिलिटीज क्या कहलाएंगी? कॉम्बिनेशन कहलाएंगी। लेकिन जब हम उसमें इंटरनल ऑर्डरिंग भी ला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो परमुटेशन बन जाता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं?
ठीक है, मतलब जब किसी भी सेलेक्टिंग वेज में जब हम लोग उसकी इंटरनल ऑर्डरिंग पे आ जाते हैं तो वो परमुटेशन हो जाता है। अगर आप इंटरनल ऑर्डरिंग की बात ना करो तो वो क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, आगे चलकर हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ही लोग सोचो, मुझे जहां तक याद है, अगर मैंने आपसे कहा कि 2 बुक को उठाइए, तो बच्चों आप लोग भी यही बोलते। मैं अगर पूछा नहीं वहां पे, अगर मैं पूछता कि बताइए कितने तरीके हैं 2 बुक को उठाने के, तो आप कहते 3। 3 कहते कि नहीं सर, या तो ऊपर की दोनों, या तो नीचे की दोनों, या तो एक ऊपर एक नीचे की, है ना। तो जनरली जो हम लोग डेली लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। परमुटेशन क्या है, परमुटेशन और डीप में चला जाता है। कहने का मतलब आपने 2 बुक उठाया, अब फिर उसकी भी ऑर्डरिंग की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री उठा लिया, अब ये भी तो हो सकता है केमिस्ट्री वाली बुक ऊपर हो, फिजिक्स वाली बुक नीचे हो। तो कहने का मतलब जहां पर हमको सिलेक्टिंग वेज में इंटरनल ऑर्डरिंग मिलती है वो परमुटेशन होता है। और जब हम इंटरनल ऑर्डरिंग को काउंट नहीं करते हैं, इंटरनल ऑर्डरिंग को काउंट नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है? ओके। नंबर ऑफ आउटकम अब आगे चलकर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकालने की जरूरत नहीं, निकाल सकते हो आंसर दोनों ही तरीके से। जब आपने परमुटेशन, ये फार्मूला इसीलिए बताया जा रहा है कि आप फार्मूले को पढ़ो और सीधा एन और आर की वैल्यू ढूंढो और एन और आर की वैल्यू लिख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। ये आंसर वही आएगा जो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकालोगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे। अभी मैं दिखा भी रहा हूँ उस चीज को आपको आगे चल के। लेकिन हाँ, फिर भी मान लो किसी किसी को होता है ऐसा, कुछ बच्चे करते भी हैं कि उनको फार्मूले वाली चीज थोड़ा कम पसंद में आती है, वो प्रैक्टिकल चीज ज्यादा समझ में आती है, तो वो हर क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करके आंसर लाते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको दोनों में से ये जो परमुटेशन का फार्मूला आया वो उसी को कि आपको बार बार वो चीजें ना करनी पड़े इस वजह से आया। बाकी आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने पॉसिबिलिटीज से बच्चों मैंने नहीं निकाली। मैंने एन की वैल्यू कैसे निकाली, हमें क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा ना, हमारे पास 3 बुक हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। कितनी बुक है, 3। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3। वो एन की वैल्यू हो गई। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एन की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप वर्डिंग पढ़ोगे कि हमारे पास, जैसे अभी कह रहे थे, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जैसे क्वेश्चन कर रहे थे ना, हमारे पास 10 अल्फाबेट्स हैं और 10 अल्फाबेट्स हैं जिसमें से कि कितने को सिलेक्ट करना था, 4 को देखना था कि 4 प्लेसेस पे कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि हमको 4 प्लेसेस पे 10 अल्फाबेट्स को भरना था, ऐसे करके। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। फिलहाल अब अगला जो टॉपिक मैं समझाने वाला हूं जो यहाँ पे फॉर्मूले में यूज हुआ है, मैंने इस वजह से अभी इसका आंसर फाइनल लिखा नहीं है, रुका हुआ है यहीं पे। फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल होता क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल एक तो ये, जैसे आप एक्सप्लेनेशन मार्क बनाते हो, या तो कुछ लोग ऐसे L की तरह भी बनाते हैं, कुछ बुकों में ऐसे भी फैक्टोरियल का सिंबल बनता है। डिनोटेड बाई फैक्टोरियल n और लाइक दिस, एंड इट इज इक्वल्स टू, फैक्टोरियल n क्या हमने बोला, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 अप टू n। फैक्टोरियल n बच्चों होता क्या, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है, अगर आप इसको और करके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल n इज सेम एज n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 अप टू 1। बात वही है, मैंने क्या किया, जनरली ये चीज ज्यादा यूज होगी जो नीचे वाला रिलेशन मैंने लिखा, मतलब 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, या n से लेकर 1 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। जैसे बच्चों यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3, क्या लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 से शुरू करो, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। यानी जिस फैक्टोरियल की वैल्यू आपको निकालनी है वहां से स्टार्ट करके 1 तक आप
सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कर दो, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे फैक्टोरियल 1 यहाँ पे लिखा हो तो फैक्टोरियल 1 का मतलब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होगी। 1 से शुरू करो, 1 ही पे खत्म करो। तो यानी ये इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। अब देखो 6 मैंने वहां पे दिखाया भी था, वहां पे जब आपको काउंट करके दिखाया था टोटल कितने वेस बन रहे थे, 6 वे बन रहे थे। यही चीज फार्मूले से भी कर लेते तो सीधा आ जाता 3p2, वो बनाने की जरूरत ना पड़ती। जो 6 ब्लॉक आपके सामने मैंने बनाए हुए थे वो ब्लॉक की जरूरत ना पड़ती अगर आप ये चीज अभी से समझ जाओगे तो। जैसे 3p2 था, हमने इसको सॉल्व किया, आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये होता है बच्चों फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। मतलब जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, अगर अभी बोला जाए फैक्टोरियल 5, तो आप क्या करो, 5 से शुरू करो, 5 4 3 2 1, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा शायद 120 आएगा, जो भी आएगा ये उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट।